नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यूपीटेट 2014 में पूछे गए बाल विकास एवं मनोविज्ञान के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग 2019 से लेकर 2015 तक के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। आज बारी है 2014 में पूछे गए बाल विकास के सभी क्वेश्चंस करने की। तो पहुँचते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है, यानी अभिप्रेरणा को कितने रूप में कितनी तरह से वर्गीकृत करते हैं। 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। थोड़ा सा विवादित भी है क्योंकि बातें इसमें दो सही हैं चार ऑप्शन में। पहली बात तो अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है वो है जन्मजात तथा अर्जित। दो प्रकार तो ये हैं। अगर पूछा जाए तो ये प्रकार बताए हैं मैस्लो महोदय ने, मैस्लो साहब ने बताए हैं कि अभिप्रेरणा जन्मजात होती है। जन्मजात में जैसे आपके भूख, प्यास, निद्रा, ये सारी चीज़ें आती हैं, जन्मजात अभिप्रेरक में आते हैं। अर्जित में कुछ सामाजिक चीज़ें हैं वो आती हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा, तो ये सारी बातें आती हैं। इसी तरीके से अभिप्रेरणा का वर्गीकरण स्वाभाविक और कृत्रिम ये भी बताया गया है। स्वाभाविक जो नेचुरल है और कृत्रिम जो अर्जित किए जाते हैं। बात वही है, स्वाभाविक को यहाँ पे जन्मजात कहा गया है, जन्मजात को इन्होंने स्वाभाविक कह दिया और जो इन्होंने अर्जित कहा है उसे इन्होंने कृत्रिम कह दिया है। लेकिन ये वर्गीकरण किया है तो ये किया है थॉमसन महोदय ने। किसने? थॉमसन महोदय ने। तो अभिप्रेरणा को वर्गीकृत करने वाले यहाँ पे दो आंसर हैं, इसलिए हमें इन दोनों बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। वैसे ज़्यादातर लोग इसे केवल जन्मजात और अर्जित को मान लेते हैं, जबकि ये बात भी है कि प्रेरणा का वर्गीकरण थॉमसन ने स्वाभाविक और कृत्रिम अभिप्रेरण के रूप में बताया है। ठीक, तो दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात है। सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, यानी सीखने का स्थानांतरण कितने ढंग से हो सकता है। तो सकारात्मक तो होता ही है, नकारात्मक भी होता है और शून्य यानी जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी होता है। कैसे? सकारात्मक सीखने का अंतरण यह है कि एक जगह पर सीखी हुई बात, एक जगह पर सीखी हुई जानकारी दूसरी जगह पर अगर हेल्प करती है तो वो सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण है। ठीक, जैसे हम लोगों ने क्लास सेकेंड थर्ड में जो जोड़ घटाने के सवाल सीखे थे, जोड़ घटाना गुणा और भाग की जो प्रक्रियाएं सीखी थी, ये आगे चलकर जब हम 8th में 10th में भी होते हैं तो भी हमें जो लाभ हानि है, चक्रवृद्धि ब्याज है, वहाँ पर भी ये सारी प्रक्रियाएं हमें हेल्प करती हैं। ठीक है, उन चैप्टर्स में भी हेल्प करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, सकारात्मक पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण का अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है कि जैसे कहें कि जब एक जगह सीखा हुआ ज्ञान दूसरी जगह पर हेल्प नहीं करता बल्कि बाधा उत्पन्न करता है, तो वो नकारात्मक अधिगम है। खासतौर पर ये काम जो किए जाते हैं उनसे संबंधित, जैसे टाइपिंग की बात करें। टाइपिंग, आपने इंग्लिश टाइपिंग सीख रखी है, अब ये तो आपने एक जानकारी सीख ली। इसके बाद में जब आप हिंदी टाइपिंग करते हैं, हिंदी टाइपिंग करते हो तो वही कीज आपको डिस्टर्ब करती है, यानी एक जगह सीखी हुई जानकारी दूसरी जगह पर आपके लिए बाधा क्रिएट करती है। क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश वाली आपकी आदत बनी हुई है, हिंदी टाइपिंग करते हैं तो वहाँ पे गलतियाँ हो जा रही हैं। ठीक, तो सीखने का स्थानांतरण का ये नकारात्मक तरीका है। शून्य ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी होता है। शून्य ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब यह है कि जब एक जगह सीखे हुए ज्ञान का दूसरी जगह पर कोई भी फर्क ना पड़े, ना वो सकारात्मक हो ना नकारात्मक हो, ना वहाँ पर वो उसमें आपको हेल्प करे और ना ही वहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो ऐसी स्थिति में शून्य स्थानांतरण होता है। तो ये शून्य अधिगम स्थानांतरण जब ही होता है जब दोनों प्रकार की जानकारी, दोनों स्थितियों में कोई भी संबंध ना हो। एक जगह सीखी हुई जानकारी का दूसरी जगह वाली जानकारी से कोई संबंध ना हो, तभी वहाँ पर शून्य अधिगम स्थानांतरण होता है। जैसे आप सिंगिंग सीख रहे हैं, सिंगिंग सीख रहे हैं और सिंगिंग के बाद में आप कुकिंग करते हैं, कुकिंग सीखते हैं, तो सिंगिंग आपने सीखी है, कुकिंग करने में बाधा नहीं उत्पन्न करेगी। या
कुकिंग आपने सीखी है तो वो सिंगिंग करने में बाधा नहीं उत्पन्न करेगी, क्योंकि सिंगिंग और कुकिंग बिल्कुल अलग प्रोफेशन है, इनका एक दूसरे से कोई संबंध है ही नहीं, ना ही नकारात्मक ना सकारात्मक। तो ऐसी कंडीशन में ये जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है। क्या होता है? जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है। जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है। सीखने की प्रक्रिया में स्थानांतरण का सकारात्मक नकारात्मक शून्य, यानी ये सभी हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो जाएगा। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखने की बात तो गेस्टाल्टवाद ही कर सकता है, क्योंकि कोहलर तो गेस्टाल्टवादी थे ना, और कोहलर ने ही अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। तो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या गेस्टाल्टवाद करता है। अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक था जिसने सीखने का मटेरियल ही कहा कि निरर्थक शब्दों का प्रयोग करो और धीरे धीरे सार्थक शब्द भी बोलने लगोगे, सीखने लगोगे? तो ये जो मनोवैज्ञानिक थे ये एबिंगहास थे। एबिंगहास जाने जाते हैं निरर्थक। अगला है कि सीखने के नियम दिए हैं। सीखने के नियम किसने दिए हैं? ये बात बताने की जरूरत ही नहीं है, थॉर्नडाइक ने ही दिए हैं सीखने के नियम। और इन्होंने 3 मुख्य नियम दिए हैं। कितने? 3 मुख्य नियम हैं इनके, 3 मुख्य नियम और 5 गौड़ नियम दिए हैं। 5 गौड़ नियम यानी सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग। तो ये बातें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना क्या है? तो सिंपल सी बात है, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, और सीखना अनुभव के द्वारा होता है और अभ्यास के द्वारा होता है। लर्निंग इज मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर थ्रू ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस। अनुभव और अभ्यास के द्वारा होता है। और व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन भी होता है। ठीक है, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। यानी ये सभी व्यवहार में परिवर्तन भी है, अनुभव और अभ्यास का परिणाम भी है, और व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन भी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? जो वृद्धि और विकास सिर्फ शरीर से संबंधित है, यानी शारीरिक की बात हो रही केवल, तो शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, शारीरिक जो अभिवृद्धि का संबंध केवल शारीरिक विकास से है। ठीक है, शारीरिक विकास, अभिवृद्धि बराबर शारीरिक विकास कह सकते हो आप। ठीक, तो शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। ये डेफिनेशन दी गई है, यानी ये कोटेशन है किसी का, तो वो आपको चिन्हित करना है कि किसने ये कोटेशन दिया है। तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं रॉस। रॉस ने ये बात कही है कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। रॉस, ऑप्शन नंबर डी। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सबसे अच्छी बात क्या है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ये बात कभी नहीं मानी जा सकती। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, ये भी नहीं मानी जा सकती। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, ये भी गलत है। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, प्रत्येक बच्चा। यानी बाल मनोविज्ञान ये कहता है कि कोई भी 2 बच्चे समान नहीं, यानी हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट है। 2 बच्चे, यहाँ तक कि जो जुड़वा हों, जुड़वा भाई बहन हो, जुड़वा बच्चे हों, उनमें भी कुछ न कुछ विशिष्टता होती है, यानी वो भी कुछ न कुछ अलग होते हैं एक दूसरे से, वो एक जैसे नहीं होते। अगर दिखने में एक जैसे हैं तो मानसिक क्षमताओं में अलग हो सकते हैं, रुचि उनकी अलग अलग हो सकती है, उनके जो है सब्जेक्ट का इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है। किसी को सोशल समझ में आता है, किसी को साइंस और मैथ का पार्ट समझ में अच्छे से आता है। तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु जितने भी प्रयोग होते हैं, अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया, ये सभी, तो बाल मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु है वो बालक ही है। चाइल्ड के संबंध में ही सारे नियम कायदे किए गए हैं बाल मनोविज्ञान, बालकों के विकास के लिए। इस अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। अच्छी स्मृति, अच्छी याददाश्त, अच्छी मेमोरी की विशेषताएं क्या क्या हैं? अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो आप शीघ्र ही पुनः स्मरण कर लेंगे, दोबारा से उस चीज को याद कर लेंगे जो कभी एक बार याद की। शीघ्रता से पहचान भी लेंगे,
और अच्छी धारणा भी होगी, यानी एक बार सीखी गई जानकारी काफी दिनों तक चलने वाली होगी, आपके दिमाग से काफी दिनों तक नहीं हटेगी। तो तीनों ही विशेषताएं अच्छी स्मृति की विशेषताएं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका। अगला क्वेश्चन है संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। क्रोध एवं भय ये तो संवेग ही है, स्नेह तथा प्रेम भी संवेग है। उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, ये है संवेग का अर्थ। संवेग का अर्थ क्या है, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है। कौशल अगर आपको सीखना है, कोई स्किल सीखनी है, तो स्किल के लिए सिर्फ बुक पढ़ के काम नहीं चलेगा। स्किल के लिए किसी स्किल्ड पर्सन का आपको करना पड़ेगा अनुकरण। अगर आपको बढ़ई वाला काम, लकड़ी वाला काम, काश्तकारी का काम करना है, तो आप किसी उस तरीके के कारीगर को काम करते हुए देखेंगे, उसका अनुकरण करेंगे, ठीक है। अगर आपको डांस सीखना है, तो डांस के लिए बुक पढ़ के कुछ नहीं होने वाला है, आप अच्छे डांसर को का अनुकरण करेंगे, ठीक। तो कौशल सीखने के लिए पहली शर्त होती है आप ऑप्शन नंबर डी। अगला है मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो इसमें नाम आता है बिने महोदय का। किसका, बिने। ये बिने वही हैं जिन्होंने 1905 में पहला बुद्धि परीक्षण बनाया था, और यहाँ पे बिने अकेले नहीं पाए गए हैं, तो बिने साइमन, यानी ऑप्शन नंबर डी सही। अगला है शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या है। शैशवावस्था जो बच्चे छोटे होते हैं, तो उनके लिए जो सबसे अच्छा तरीका है पढ़ाने का, तो वो कौन सा है। मॉन्टेसरी भी अच्छा है, खेल विधि भी अच्छा है, किंडरगार्टन भी अच्छा है, यानी ये सभी मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, ये सभी शैशवावस्था के डेवलप। अगला है बाल विकास में किस पर बल होता है। प्रक्रिया पर बल होता है, बिल्कुल होता है। कोई भी काम कैसे होता है, वो प्रोसेस क्या है, बच्चा सीखता कैसे, बच्चा चलता कैसे, प्रक्रिया क्या है। बच्चे में सामाजिक विकास कैसे होता है, बच्चे में सांवेगिक परिवर्तन कैसे होते हैं, ये प्रक्रिया क्या है, तो प्रक्रिया पर बल है। बाल विकास में वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, यानी बाल विकास जब हम पढ़ते हैं, वातावरण का बहुत बड़ा रोल पढ़ाया जाता है, यहाँ पे एक्सपीरियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट बताया जाता है। और बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन तो करते ही हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी, बातें सभी सही हो जाएंगी इसकी। 16 में ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट एरिया, यानी उपरोक्त सभी। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का, बाल विकास जब हम लोग पढ़ते हैं, तो बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, यानी ये बात तो सही है। अगला है वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव, यानी वातावरण और वंशानुक्रम को तो हम लोग पढ़ते हैं ना, तो वातावरण वाला ऑप्शन भी सही होना चाहिए। व्यक्तिक भिन्नताओं का भी अध्ययन करते हैं, जब हम लोग बाल विकास पढ़ते हैं तो व्यक्तिक भिन्नताओं का चैप्टर भी पढ़ते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर भी सही हो जाएगा। बाल विकास के ये सभी अध्ययन क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, जो एकदम फिट है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वही रह सकता है, जो अनफिट है वो क्या हो जाएगा, फाइट से बाहर हो जाएगा, ये मानना है डार्विन का। डार्विन कहते हैं कि जो सरवाइव नहीं कर सकता है, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं है, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, यानी जो फिट नहीं बैठ रहा है वो लड़ाई से बाहर हो जाएगा, डार्विन का। अगला है बिना बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। बिने साइमन परीक्षण बुद्धि परीक्षण तो है ही, आपको पता होना चाहिए, लेकिन इसमें सामान्य बुद्धि का मापन होता है, ठीक। सामान्य बुद्धि का मापन करता है बिने बुद्धि परीक्षण। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। संवेगों पर फर्क किन कारकों से पड़ता है। शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो भी आपको गुस्सा आएगी, चिड़चिड़ापन आएगा, ठीक है, आप दुखी रहेंगे, तो शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है। मानसिक योग्यता भी सामवेगिक विकास को प्रभावित करती है, और थकान में भी हम लोग क्या होते हैं, इरिटेट होते हैं, तो क्रोध करते हैं, संवेगात्मक विकास प्रभावित होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता हो, योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। ये बात हरलाक महोदय की है, तो 21 का ए ऑप्शन हो जाएगा, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की। अगला
सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? कौशल अर्जन? नहीं। ज्ञानार्जन? ये भी नहीं। व्यवहार में परिमार्जन, व्यवहार में परिमार्जन, व्यवहार में संशोधन, मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, यानी ऑप्शन नंबर सी सीखने का अच्छा अर्थ है। अगला है वाणी दोष नहीं है। वाणी दोष क्या नहीं है? ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण। अस्पष्ट उच्चारण करोगे तो ये वाणी दोष हुआ ना, गलत तरीके से नहीं बोल सकते। जो सही उच्चारण है स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए, गलत है ये। दोष वाणी दोष नहीं है वो बताना। धीमी या तेज गति से बोलना। हकलाना तो वाणी दोष है ना, तुतलाना भी वाणी दोष है, कैसे समझाया जाए? हकलाना और तुतलाना दोनों ही वाणी दोष हैं। तीव्र अस्पष्ट वाणी, चीखते रहो एकदम से, ये कोई तरीका है बोलने का? ये भी दोष है। हाँ, अगर आप धीमी गति से बोल रहे हो या तेज गति से बोल रहे हैं, ये वाणी दोष नहीं है। हमें कई बार जरूरत पड़ती है एक ही बात को, एक ही लाइन के कुछ शब्दों को हमें धीरे से कहना पड़ता है और कुछ पर जोर देना पड़ता है तेज गति से। यानी जैसे जहाँ पे डिमांड है, जिस टोन की, जिस पिच से बोलना है, वो उस तरीके से बोल सकते हैं। तो ये वाणी दोष नहीं है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। वाणी दोष क्या नहीं है? धीमी या तेज गति से। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की अच्छी विधि क्या है? प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं, उन्हें मूल्यों की शिक्षा देने की सबसे अच्छी विधि बताइए। मूल्यों के महत्व पर लेक्चर देते रहोगे तो वो मूल्यों का महत्व नहीं समझ। मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करेंगे तो भी वो मूल्यों का मतलब नहीं समझ पाएंगे। अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन होना चाहिए। अध्यापक के व्यवहार में मूल्य, वो वैल्यूज दिखाई देने चाहिए जो वो अपने बच्चों में देखना चाहता है। ठीक, तो प्राथमिक स्तर पर बालक क्या करता है? अध्यापक के व्यवहार को देखता है, अध्यापक उसके लिए आदर्श होता है, उन बच्चों का आदर्श होता है। तो अध्यापक के व्यवहार में अगर अच्छे मूल्य हैं तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वो उसके छात्रों के व्यवहार में भी स्थानांतरित होंगे, यानी छात्र भी उन मूल्यों को धारण करेंगे। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा देने, मूल्य की शिक्षा के लिए सबसे अच्छा है अध्यापक के व्यवहार में मूल्य, यानी अध्यापक के व्यवहार में वो मूल्य, वो वैल्यूज होने चाहिए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। आध्यात्मिक मूल्य होते हैं, नैतिक मूल्य भी होते हैं, सांस्कृतिक मूल्य भी होते हैं। एन केन प्रकारेण धन अर्जन, ये कोई मूल्य नहीं। यही आपका आंसर, ये मूल्यों के वर्गीकरण, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। व्यक्तित्व के संगठन यानी व्यक्तित्व में कौन से तत्व पाए जाते हैं? व्यक्तित्व में सामाजिक तत्व नहीं पाए जाते, आर्थिक नहीं पाए जाते। व्यक्तित्व में मनोवैज्ञानिक तत्व पाए जाते हैं। व्यक्तित्व में शारीरिक तत्व भी पाए जाते हैं। सामाजिक राजनीतिक नहीं पाए जाते हैं। केवल मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक नहीं पाए जाते हैं। तो व्यक्तित्व में मनोवैज्ञानिक भी होते हैं। व्यक्तित्व का मतलब कुछ मनोवैज्ञानिक फैक्टर्स से भी मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे व्यक्ति की सामाजिक दक्षता, व्यक्ति की पसंद, व्यक्ति का सामाजिक स्टेटस, व्यक्ति का रुचि, अवधान, जो भी सारी चीजें हैं, ये जो फैक्टर हैं ये मनोवैज्ञानिक है। और शारीरिक का मतलब शरीर। तो व्यक्तित्व का मतलब क्या है? व्यक्तित्व आंतरिक और बाह्य गुणों का संगठन है। तो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों का स्वरूप, इसका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आत्म केंद्रित व्यक्ति कैसा होता है? जो आत्म केंद्रित होता है, जो सेल्फ सेंटर्ड होता है, वो होता है अंतर्मुखी। अपने आप में ही झांकता है, अपने आप के बारे में सोचता है, अपने काम से मतलब रखता है। ऐसे व्यक्ति को अंतर्मुखी या इंट्रोवर्ट। बहिर्मुखी बहुत ही सामाजिक होता है। उभयमुखी में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों प्रकार की विशेषताएं पाई जाती। अगला क्वेश्चन है, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार है। अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर जो विकसित करता है, अभिव्यक्त करता है, वो बहिर्मुखी होता है। यानी बहिर्मुखी व्यक्ति बाहरी तत्वों से बहुत ज्यादा लगाव रखता है, हर व्यक्ति से इसका संबंध होता है और बहुत ही सामाजिक व्यक्ति होता है। क्या है? अपने लिबिडो को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाला व्यक्ति बहिर्मुखी। अगला, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। अगर कोई बच्चा चिंतित और कुंठित रहता है आपकी क्लास में, तो आप क्या करेंगे? उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे? तो ये तो कोई समाधान है नहीं। मनोचिकित्सक के पास ले जाना भी अच्छी बात है,
स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन करेंगे, तो ये इससे नहीं हो सकता। यानी 29 का ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। मनोचिकित्सक के पास ले जाने वाली बात की है, आप खुद परामर्श, ठीक है, उसकी समस्या को समझो और घर तक पहुंचने में उसकी मदद करो। तो 29 का हो जाएगा सी। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, भाषा विकास अनुबंधन के द्वारा सीखी जाती है, बिल्कुल सही है। भाषा विकास अनुकरण के द्वारा सीखी जा सकती है। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत परिपक्वता का संबंध है, लेकिन अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत भाषा विकास से संबंध। ऑप्शन सी आपका आंसर। और ये 30 क्वेश्चन 2014 के भी आज कंप्लीट हुए। तो 2019 से लेकर के 2019 से फिर 2018, 16, 17, 15 और 14 ये सभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जिसने अभी वो पुराने वीडियोज नहीं देखे, पुरानी एक्सप्लेनेशन चाइल्ड डेवलपमेंट की नहीं पढ़ी है, वो लोग जा कर के ज़रूर देखें। और अभी 2013, 12, 11 तक सभी पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की सारी क्लासेस आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी, तो पढ़ते रहिए। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।